गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीए थर्ड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के पेपर फर्स्ट भारत के भूगोल के अंतर्गत एक पिछले वीडियो में हमने भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत उत्तर का महान पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का महान मैदानी प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अब इस वीडियो में हम भारत का एक तीसरा प्रमुख भौतिक प्रदेश है जिसकी अवस्थिति प्रायद्वीपीय है और ये भारत के दक्षिण में है। अतः इस प्रमुख भौतिक प्रदेश का नाम प्रायद्वीपीय पठार या दक्षिण भारत का पर्वतीय प्रदेश के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय पठार की उत्पत्ति, इसका निर्माण काल और इसके प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इसके प्रमुख उपविभाग कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि आप देख सकते हैं इस भारत के भौतिक मानचित्र में विभिन्न भौतिक प्रदेशों को दर्शाया गया है। आपने पिछले वीडियो में देखा था, ये जो पूरा का पूरा उत्तर की ओर ये ग्रीन कलर का है, ये वाला भाग पूरा, ये पश्चिम में थार के मरुस्थल से लगाकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है विस्तृत पूरा उत्तर का भाग, इसको बोलते हैं उत्तर का महान मैदानी प्रदेश, जिसका निर्माण गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों के द्वारा ढोए गए मलबा के अवसाद के जमाव से हुआ है। ठीक इसी प्रकार एक और ग्रीन कलर देखेंगे आप इधर दक्षिण भारत के पूर्व की ओर, ये वाला भाग और ये वाला भाग, ये पूर्व और पश्चिम में चूँकि तटीय स्थिति होने के कारण इनको तटवर्ती मैदान के नाम से जानते हैं। इस दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठार के बाद हम इसका भी एक अध्ययन करेंगे। और बीच में देखिए ये जो वाइट वाला कलर है, इस ग्रीन कलर के बीच में पूरा का पूरा वाइट शैडो है, ये वाइट कलर, इसी को बोलते हैं हम दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और ठेठ उत्तर में आप देखेंगे ये हिमालय की अवस्थिति बताता है, ये वाला भाग पूरा का पूरा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। फिर इधर अरेबियन सी में और इधर बंगाल की खाड़ी में, यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह की अवस्थिति है, इसको भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम अध्ययन करेंगे कि वास्तव में जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी अवस्थिति किधर है। तो आप देखेंगे दक्षिण भारत में पूरा का पूरा तटवर्ती क्षेत्र, एक तरफ हिंद महासागर का उपभाग, बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, इन और नीचे इंडियन ओशियन लिखा हुआ है, ये पूरी की पूरी प्रायद्वीपीय स्थिति वाला। प्रायद्वीप से मतलब ऐसा स्थलीय भूभाग जिसके तीनों ओर पानी हो और एक तरफ ज़मीन हो। तो आप देखेंगे उत्तर की ओर ज़मीन वाला भाग है, इधर पश्चिम, पूर्व और दक्षिण में यहाँ पानी की अवस्थिति है, इसलिए इसको प्रायद्वीप भी कहते हैं। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार का परिचय। महाद्वीप का वह हिस्सा जो तीन तरफ से महासागरों से घिरा है, भूभाग के ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप भारत पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर एवं पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत का भाग पठारी होने के कारण इसे हम प्रायद्वीप भारत का पठार कहते हैं। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि पर्वत और पठार में मूलभूत अंतर उसकी ऊंचाई को लेकर न होकर उसकी जो शीर्ष है उसकी भौतिक संरचना से होता है। अर्थात पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र का शीर्ष एकदम नुकीला और ढलुआ होगा, जबकि पठारी क्षेत्र का शीर्ष एकदम टेबलनुमा सपाट आकृति का होगा। उसकी ऊंचाई कितनी भी हो सकती है। और पठारी भाग का जो शीर्ष है वो सपाट होने के साथ साथ उसके जो ढाल है, उसके जो कगार है वो एकदम सीधे होंगे, खड़े ढाल वाले होंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत पर पर्वत की तरह ऊंची ऊंची चोटी नहीं है, किंतु यहाँ चट्टानों का समतल उठा हुआ भाग है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार गोंडवाना लैंड का ही भाग है। आपको पता है कि कार्बोनिफेरस काल में संपूर्ण स्थलीय भूभाग एक साथ मिले हुए थे, जुड़े हुए थे, जिनको पेंजिया का नाम दिया था। और कालांतर में ये पेंजिया दो प्रमुख उपविभागों में विभाजित हो गया, जिसमें उत्तर का भूभाग अंगारा लैंड कहलाया और दक्षिण का भूभाग गोंडवाना लैंड कहलाया। तो ये जो प्रायद्वीप का पठार है वो मौलिक रूप से जो गोंडवाना लैंड था दक्षिण का भाग, उसका ही मूल हिस्सा है।
अतः यहाँ की जो धरातलीय संरचना है वो अति प्राचीन चट्टानों से निर्मित है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अफ्रीका से टूटकर उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित हुआ। इसके उत्तर पूर्व में प्रवाहित होने के कारण ही तैतीस सागर में जमे मलबों पर दबाव पड़ने के कारण हिमालय पर मोड़दार पर्वतों का निर्माण हुआ। अर्थात जो उत्तर का जो अंगारा लैंड था, जिसको हम लॉरेशिया भी कहते हैं, और दक्षिण का जो गोंडवाना लैंड था, इन दोनों के अभिसारी संचलन के कारण तैतीस सागर में निक्षेपित मलबे पर दबाव पड़ा और जिसके कारण वर्तमान में मोड़दार या नवीन वलित हिमालय पर्वत का निर्माण हो सका। प्रायद्वीपीय भारत अभी भी पूर्व पश्चिम की ओर प्रवाहमान है, जिसके कारण हिमालय की ऊंचाई निरंतर अभी भी बढ़ रही है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार विवर्तनिकी रूप से स्थिर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य भूकंप नहीं आते। चूँकि प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा होने के कारण यहाँ पर विभिन्न छोटी मोटी प्लेटों का अपसारी या अभिसारी संचलन नहीं होता है, इसलिए ये स्थिर भाग है और यहाँ भूकंपीय घटनाएं भी कम होती है। पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को हम विवर्तनिकी कहते हैं, टेक्टोनिक। आपने शब्द पढ़ा होगा पिछली फर्स्ट ईयर में भौतिक भूगोल में, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा, तो उसमें ये था। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर पश्चिमी सिरे पर अरावली पर्वतमाला है और इसके उत्तरी पूर्वी सिरे पर राजमहल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ हमारे राजस्थान में हैं और राजमहल की पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा है, जो झारखंड और छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यहाँ मिलेगी आपको। तो ये प्रमुख बातें थी जो प्रायद्वीपीय पठार को स्पष्ट करती है। देखिए, प्रायद्वीपीय भारत का पठार उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियों से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक विस्तृत हैं। मेघालय में शिलांग पठार भी प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तरी पूर्वी विस्तार है। शिलांग पठार राजमहल पहाड़ियों का ही पूर्व दिशा की ओर विस्तार है। सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ढाल पूर्व की ओर हो जाता है। यही कारण है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की तरफ बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। यानी कि कुल मिला के इस संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, जिसके कारण अधिकतर नदियाँ और वो भी प्रमुख नदियाँ अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती हैं। सतपुड़ा पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती है। ये नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी का निर्माण विंध्यन और सतपुड़ा नदी के मध्य में हुई है और जो विंध्यन और सतपुड़ा भ्रंश पठार या भ्रंश कगार के रूप में, भ्रंश पर्वत के रूप में उपस्थित है तथा दक्षिण में तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी सतपुड़ा और अजंता पर्वत श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ये दोनों प्रमुख नदियाँ दक्षिण प्रायद्वीप का जो पठार है उसके ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। चूँकि ढाल मुख्यतः उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में है, जबकि तापी और नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, यानी ढाल के विपरीत दिशा में बहती है। इसका मुख्य कारण ये है कि वो भ्रंश घाटी में बहती है और भ्रंश घाटी की उत्पत्ति के कारण उसका ढलान पूर्व से पश्चिम की ओर हो गया। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के उत्तरी हिस्से का ढाल उत्तर की तरफ है। बिल्कुल, उत्तरी प्रायद्वीपीय पठार है उसका ढाल उत्तर की ओर है, जिसके कारण यहाँ की प्रमुख नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदियाँ भी है, अर्थात गंगा घाटी की तरफ है। यही कारण है कि चंबल, बेतवा, सोन आदि नदियाँ उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होते हुए गंगा और यमुना में मिल जाती है। अब देखिए, चंबल और बेतवा नदी इटावा के पास यमुना नदी में मिलती है। चंबल हमारे राजस्थान की प्रमुख एकमात्र सहायक सदावाहिनी नदी है और जो अपना जल ये कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, जबलपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। सोन नदी पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा नदी में मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के पश्चिम सिरे पर दो भ्रंश स्थित है, जिसमें एक भ्रंश सतपुड़ा के उत्तर में तथा दूसरा भ्रंश सतपुड़ा के दक्षिण में स्थित है, यानी विंध्यन पर्वत सतपुड़ा पर्वत श्रेणी और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य में एक प्रमुख भ्रंश मिलेगा आपको उत्तर और दक्षिण की ओर। भ्रंश किसे कहते हैं? तो जमीन का जो नीचे धंसा हुआ जो अवतलित भाग है उसको हम भ्रंश कहेंगे। सतपुड़ा के
उत्तरी भ्रंश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, जिसे हम नर्मदा भ्रंश घाटी कहते हैं। मैंने बताया था कि सतपुड़ा और विंध्यन पर्वत श्रेणी के मध्य, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है, तो ये विंध्यन पर्वत श्रेणी और अजंता पर्वत श्रेणी के एकदम मध्य में है। यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के उत्तर में विंध्यन पर्वत श्रेणी है और दक्षिण में अजंता पर्वत श्रेणी है। तो उत्तर में कौन सी, सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में नर्मदा भ्रंश घाटी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में तापी भ्रंश घाटी है, जिसमें तापी नदी बहती है। देखो लिखा है इसमें, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी या ताप्ती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसे तापी या ताप्ती भ्रंश घाटी कहते हैं। नर्मदा और तापी भ्रंश घाटियों का ढाल पश्चिम की तरफ है। यही कारण है कि नर्मदा और तापी नदियां प्रायद्वीपीय भारत के सामान्य ढाल के विपरीत पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हैं। ये बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी दो कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो अपने ढाल की दिशा के विपरीत दिशा में बहती है। तो ये है नर्मदा और तापी। क्यों बहती है, तो यहाँ भ्रंश घाटी का निर्माण होने के कारण। नर्मदा और तापी नदियां अपना जल खंभात की खाड़ी में अर्थात अरब सागर में अपना जल गिराती हैं। तापी नदी के मुहाने से लेकर पश्चिम तट के साथ साथ केरल के कार्डामम पहाड़ी, जिसको हम इलायची पहाड़ी भी कहते हैं, ये केरल में स्थित है, कार्डामम पहाड़ी तक पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार है, जबकि पूर्वी तट के साथ साथ पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार है। देखिए, जो तटवर्ती पश्चिम और पूर्व के मैदान हैं, उन तटवर्ती मैदान और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य, पूर्व और पश्चिम में उत्तर से दक्षिण दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, जिसको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की पर्वत श्रेणियां दक्षिण भारत में आपस में मिल जाती है, जिसके कारण एक पर्वतीय गांठ का निर्माण होता है। इसी पर्वतीय गांठ को नीलगिरी पर्वत कहते हैं। दक्षिण में नीलगिरी पर्वत का विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में है और यहाँ पर ये पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिल जाते हैं। पश्चिमी घाट नीलगिरी पर्वत के दक्षिण तक व्याप्त है। नीलगिरी पर्वत के दक्षिण में पर्वतीय पश्चिमी घाट पर्वत को अन्नामलई पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यानी जो पश्चिमी घाट है, जो पूर्वी घाट की तुलना में ज़्यादा लंबा और ज़्यादा ऊंचा भी है, और पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर की तुलना में दक्षिण में बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर इसके स्थानीय विभिन्न नाम हैं, जिसमें नीलगिरी पर्वत भी इसका हिस्सा हो जाता है, अन्नामलई पहाड़ी भी है और कार्डामम पहाड़ी भी है। इसी अन्नामलई पहाड़ी पर अन्नाईमुडी नाम की एक चोटी है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार की सबसे दक्षिणी पहाड़ी कार्डामम पहाड़ियाँ, या इसको इलायची पहाड़ी भी कहते हैं। इलायची पहाड़ी इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में इलायची का उत्पादन होता है। नीलगिरी पर्वत का विस्तार दक्षिण भारत के 3 प्रमुख राज्यों में, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक आते हैं। अब देखिए, अगले वीडियो में हम इसी पे चर्चा जारी रखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत कौन कौन से इसके उप विभाग है, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एक तो अरावली पर्वतमाला, मालवा का पठार, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ी, छोटा नागपुर का पठार, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, नीलगिरी पहाड़ी, दक्कन का पठार, अन्नामलई की पहाड़ी और कार्डामम पहाड़ी। चूँकि प्रायद्वीपीय जो पठार है उसमें विविध प्रकार की संरचनाएं हमको मिलेगी। यहाँ कुछ ऐसे भी भाग है जहाँ मैदान भी आपको मिल सकते हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र भी हैं और यहाँ पर पठारी क्षेत्र भी है। तो विविध संरचना यहाँ मौजूद है। चूँकि क्षेत्रफल काफ़ी अधिक है और गोंडवाना लैंड का मूल हिस्सा होने के कारण विविध संरचनाएं यहाँ पाई जाएगी। तो ये इसके प्रमुख उपविभाग है। अब हम अगले वीडियो में इनका एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे कि वास्तव में ये संबंधित जो उपविभाग है वो कौन से एरिया में स्थित है, राजनीतिक दृष्टि से कौन से राज्यों में स्थित है और उसकी क्या मूलभूत विशेषता हैं। तो अगले वीडियो में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू।